आलोक कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के क्लासेस में। आज हम लोग इतिहास के पार्ट 1 में पढ़ेंगे इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाओं को, जिसके बारे में जानने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लें। हम लोग जानते हैं कि भारत का जो विस्तृत क्षेत्र है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ यह महाद्वीपीय क्षेत्र भारत के नाम से जाना जाता है। यहाँ को प्रमुख महाकाव्य हुए रामायण और महाभारत, जिसमें भारत को कहा गया है भारतवर्ष और यहाँ रहने वाले को भारती कहा गया है, अर्थात भरत की संतान कहा गया है। फिर आगे हम देखते हैं कि यूनानियों, मध्यकाल में जो यूनानी भारत आए, उन्होंने भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किया। उसके बाद मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार जो कुछ आक्रमणकारी आए, उसके साथ जो कुछ इतिहासकार आए, उन्होंने भारत को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अध्ययन की सुविधा है तो इसे 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। यानी आसानी से पढ़ने के लिए हम लोग इतिहास को 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, जिसमें एक प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, जहां हम लोग भारत के अस्तित्व के बारे में, कैसे इसका शुरुआत हुआ, कैसे उत्पत्ति स्थल हुआ, उसके बारे में हम लोग इसके पढ़ते हैं। वहीं मध्यकालीन इतिहास में विभिन्न घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें राजाओं के बारे में, कई युद्धों के बारे में, आक्रमणों के बारे में पढ़ते हैं। और आधुनिक भारत के इतिहास, जहां यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तक को पढ़ते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास में हम लोग देखते हैं कि इसकी जानकारी हमें 4 स्रोतों से मिलती है। यानी हमारा इतिहास कैसे शुरुआत हुआ, कहां से इसका शुरुआत हुआ, तो इसकी जानकारी मुख्य रूप से 4 स्रोतों से मिलती है, जिसके आधार पर हमें पता लगाते हैं कि इतना समय से यहाँ का अस्तित्व शुरू हुआ था भारत का इतिहास का। तो उन 4 जो हम देखते हैं, 4 जो स्रोत है, उसमें पहला है धर्म ग्रंथ, फिर है ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के आक्रमण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। कुछ हमारे यहाँ जो धर्म ग्रंथ है, उसमें इतिहास की घटना का वर्णन है। उसके बाद कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हुए, जिसमें इसकी वर्णन है। कुछ विदेशी आक्रमणकारी जो आए थे, उसके साहित्यों से जानकारी मिलती है। और कुछ पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो हैं, मतलब अर्थात जो राजाओं कुछ घटनाओं को जो पत्थरों में खुदवाए हैं, कुछ साक्ष्य मिले, अवशेष मिले हैं, उसके आधार पर इसकी जानकारी मिलती है। तो हम धर्म ग्रंथ में अब बारी बारी से हम लोग एक एक करते पढ़ते जाएंगे। धर्म ग्रंथ से क्या चीज का जानकारी मिलते हैं, तो हम लोग जानते हैं भारत का सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो वेद है। और वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी हैं। संक्षिप्त में हम महर्षि वेद व्यास कहते हैं। अर्थात जो वेद था, वेद को एक जगह जमा करने का काम किया, संकलित करने का काम किया महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी किए हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि वेद 4 हैं। 4 वेद के बारे में हम लोग जानते हैं। एक है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 प्रमुख जो वेद हैं हमारे, इससे भी कुछ इतिहास की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम बारी बारी से पढ़ते हैं चारों वेद के बारे में। पहला जो ऋग्वेद है, उसके बारे में जान लें। तो ऋग्वेद में हम देखते हैं कि इसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। मंडल, चूंकि वो जो ग्रंथ, ऋग्वेद का जो ग्रंथ लिखा गया था, उसके जो अध्याय होते थे, अर्थात चैप्टर जो होते थे, उसको उस ग्रंथ की भाषा में मंडल कहा जाता था। मंडल से समझेंगे हम चैप्टर को, अध्याय को, ठीक है। और उसमें जो श्लोक हैं, चूंकि वेद की जो रचना हुआ, जो भी वेद की रचना हुआ है, संस्कृत के शब्दों में लिखे गए हैं, आसान के संस्कृत शब्दों में लिखा गया है। और उस श्लोक के रूप में है, जैसे हिंदी में कविता के रूप में होता है, उसी प्रकार श्लोक के रूप में लिखा गया है, इसे मंत्र के रूप में संकलित किया गया है। अब इसमें कुछ है, इसकी ऋग्वेद की कुछ विशेषता है, उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें है, चूंकि वेद है, ऋग्वेद बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम के उद्देश्य से काम हो जाए। विस्तृत पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। तो ऋग्वेद के तीसरा मंडल में हम लोग वर्णन है, उसमें सूर्य देवता को समर्पित करके एक मंत्र का वर्णन है, जिसको कहते हैं गायत्री मंत्र।
और इस जो गायत्री मंत्र को जो लिखे हैं महर्षि विश्वामित्र जी लिखे हैं ऋग्वेद में गायत्री मंत्र, जिसको कहते हैं ओम भूर भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद के 3 मंडल में महर्षि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। फिर हम ऋग्वेद के 9वां मंडल में देखते हैं तो उस समय के एक प्रमुख देवता थे सोम देवता, उनका वर्णन है इसमें ऋग्वेद के 9वें मंडल में। फिर आगे देखते हैं तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें 4 वर्णों का वर्णन है। 4 वर्ण अर्थात जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। चूंकि उस समय ये चारों जो थे एक आदि पुरुष ब्रह्मा, आदि पुरुष अर्थात जो इस संसार की उत्पत्ति किए हैं, उनके जो मुख थे उन्हें ब्राह्मण कहा गया था, जो ब्राह्मण कहा गया था, जो भुजा थे उन्हें क्षत्रिय कहा गया था, और उनका जो जंघा था उन्हें वैश्य कहा गया था, और उनके चरण को शूद्र कहा गया था। चूंकि मनुष्य का जो या ब्रह्मा का जो मस्तिष्क होता है वो शरीर का सबसे श्रेष्ठ पार्ट होता है, सबसे श्रेष्ठ अंग होता है, जो सबसे ऊपर रहता है, इसके कारण उन्होंने उसे ब्रह्मा कहा था। और क्षत्रिय जो भुजा होते हैं, बाहुबल जो भुजा होते हैं उन्हें क्षत्रिय कहा गया था, और जंघा को वैश्य कहा था, और चरण जो पैर होता है हमेशा जमीन को छूता चलता है, जमीन पर रखा रहता है, उसको शूद्र कहा था। लेकिन यही आगे चलकर कालांतर में ये जाति का रूप धारण कर लेता है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें एक और ऋग्वेद की एक और प्रमुख घटना है वामनावतार का, इसमें आख्यान किया गया अर्थात वामनावतार का वर्णन है। वामनावतार अर्थात बौना का अवतार। ऐसा एक घटना ये है कि उस समय जो एक बाली राजा था जो कि बहुत ही दानी था, और इस बहुत बड़े दानी के कारण वो धीरे धीरे बहुत बड़ा घमंडी हो गया था, बहुत घमंड हो गया था उसे। तो उसके घमंड को नाश करने के लिए भगवान विष्णु एक बौना का अवतार धारण करके, बौना का रूप धारण करके और बौना का ब्राह्मण रूप धारण करके राजा बलि के पास जाते हैं मांगने के लिए। चूंकि बलि बहुत बड़ा दानी था, तो जैसे उसके पास गए कि राजा हमें कुछ दान दें, तो इनके रूप को देखकर बोला कि ब्राह्मण देवता बोलिए आपको क्या चाहिए। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 पैग जमीन माप के हमें दे दो, हम वहीं रह लेंगे, आराम से हम अपना जीवन यापन करेंगे। इनके इस बात को सुनकर के राजा जो बलि था हंसा और बोला कि ब्राह्मण देवता आपको मांगना ही है तो कुछ सोना चांदी हीरा जवाहरात मांगिए, ये क्या 3 पग जमीन मांग रहे हैं। तो नहीं महाराज मुझे तो 3 पग जमीन ही दे दीजिए। तब घमंड से चूर बलि बोला ठीक है नाप लीजिए 3 पग जमीन। तो जैसे ही वो पहला पैर नापने के लिए बढ़ाते हैं आगे, तो पाताल से लेकर के स्वर्ग तक की दूरी को माप देते हैं एक पैर से। दूसरे पैर जैसे ही आगे बढ़ाते हैं तो स्वर्ग से लेकर के तीनों लोक के जो भी है क्षेत्र सबको माप देते हैं, और पूरा मापने के बाद फिर भी एक पग अभी बाकी रहता है जो कि देने के लिए बलि के पास कुछ नहीं था। तो अंत में राजा बलि के सर पर रखते हैं पैर अर्थात उसको भी माप देते हैं, और इस प्रकार से उसके घमंड को खत्म हो जाता है। तो इसका ये वर्णन है विस्तृत रूप से, मुझे संक्षिप्त में इसकी जानकारी था इसलिए मैंने इसको बताया, इसकी विस्तृत वर्णन है। अब आगे हम आते हैं सामवेद में। तो सामवेद में भारतीय, इसको कहा गया है भारतीय संगीत का जनक, अर्थात भारतीय संगीत जो उत्पत्ति हुई है, उत्तर भारत संगीत और दक्षिण भारत ये संगीत की जो उत्पत्ति हुई है इसी सामवेद से हुई है, जिसमें 7 सुरों का वर्णन है, सा रे ग म प ध नि सा का, इसी में है। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें कहा गया भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, तो सामवेद है। फिर अगला जो है यजुर्वेद। यजुर्वेद ये गद्य एवं पद दोनों में है। गद्य अर्थात जो कहानी के रूप में, लंबी लंबी कहानी के रूप में है, और पद मतलब कविता के रूप में जिसे पढ़ा और गाया जा सकता है। यानी यजुर्वेद ऐसा है जिसे पढ़ा और गाया जा सकता है, अर्थात गद्य एवं पद दोनों में उपलब्ध है। फिर आगे चलते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद है जितना भी ये सब जादू टोना है, तंत्र मंत्र, भूत पिशाच, आशीर्वाद, श्राप, अंधविश्वास, प्रेम, इस सारे चीज का वर्णन जो है हमारे अथर्ववेद में है। उसी से सब तंत्र मंत्र की उत्पत्ति हुई है।
अब इसमें से कुछ प्रमुख बातें हैं जिसको याद रखना है, जिसमें अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे प्राचीन वेद जो है, सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग वेद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद है। सबसे बाद का वेद अथर्व वेद है। सबसे बाद का, सबसे अंत में इसी वेद की रचना हुई थी, अथर्व वेद की। अब यही दो प्रमुख बातें हैं। अब इसमें एक बात है, वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई। वेदांग, 6 वेदांग की रचना हुई। कौन कौन सा 6 वेदांग था? तो शिक्षा था, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। देखिए, हम लोग ऐसा जानते हैं कि जैसे अगर हमें हिंदी भाषा सही सही से पढ़नी है, पढ़ने के लिए सीखना है, तो उसके पहले हमें व्याकरण की जानकारी अवश्य होती है। यानी हमको पहले व्याकरण, जब तक हम शुद्ध रूप से हमको व्याकरण की नॉलेज नहीं होगा, तब तक हम हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से नहीं पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार यदि हमें संस्कृत पढ़नी है तो संस्कृत व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए। अंग्रेजी हमको शुद्ध रूप से बोलना है या लिखना है, तो हमें उसके लिए अंग्रेजी ग्रामर की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से यदि वेदों को भली भांति समझना है, उसके तर्क को जानना है, उसके मर्म को समझना है, तो उसके लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। कौन कौन सा? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये 6 को अगर अच्छा से पढ़ लें तो हम वेदों को आराम से समझ सकते हैं, उसकी भाषा को समझ सकते हैं, उसके अर्थ को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1 में इतिहास का कुछ प्रमुख बिंदु, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत में पढ़े वेद के बारे में, धर्म ग्रंथ के बारे में, जिससे कि हमें इतिहास की कुछ साक्ष्य मिलता है। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें इतिहास की, भारतीय इतिहास की साक्ष्य मिलते, जानकारी मिलती, कब से हमारा भारतीय इतिहास का शुरुआत हुआ है, कब से इसका अस्तित्व है, इसके बारे में सब ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है। अब आगे हम देखते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में, जिससे कुछ भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में है पुराण। अब पता, पुराणों के रचिता लोमहर्ष एवं इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। अर्थात पुराण की जो रचना हुई है, पुराण जो लिखे गए हैं, लोमहर्ष हैं और इनके पुत्र जो है उग्रश्रवा, उनके द्वारा लिखा गया है। लोमहर्ष एवं इनके पुत्र जो है उग्रश्रवा, इनके द्वारा पुराणों की रचना की गई है। फिर आगे कहता है पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराण टोटल कितने हैं? 18 पुराण है, जिसमें से 5 पुराण प्रमुख है। 5 पुराण ही प्रमुख है, इसमें से है 18 पुराण, लेकिन इसमें से 5 पुराण प्रमुख है, जिससे कि भारत के इतिहास की कुछ साक्ष्य मिलते हैं। जैसे उसमें से देखें तो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण है जिससे आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। फिर वायु पुराण है जिससे गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण है जिससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ब्राह्मण पुराण है जिसमें ब्राह्मण वंश की जानकारी मिलती है। और भागवत पुराण है जिससे दक्षिण भारत के कुछ राजवंश हैं उसकी जानकारी मिलती है। तो ये 5 प्रमुख पुराण था, जिससे कि भारत के इतिहास के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। अब इसमें से कुछ प्रमुख बातें हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसमें से अगर देखें तो कहता है सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। मतलब सबसे पहला पुराण, सबसे प्राचीन और प्रामाणिक, मतलब कि जिसके कुछ प्रमाण हैं, उपलब्ध है प्रमाण, मतलब कुछ साक्ष्य हैं, तो वो है कौन? मत्स्य पुराण है। फिर है सभी पुराण सरल संस्कृत श्लोक में, संस्कृत सरल लिखे गए हैं। अर्थात सभी जो पुराण है संस्कृत के सरल भाषा में लिखे गए हैं। ऐसे भी सभी पुराण की रचना संस्कृत में ही की गई है। अब इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कुछ पुराण में जो वर्णन है उस समय के समाज की स्थिति के बारे में, तो कहा है इसमें कि उस समय जो स्त्री थी और जो शूद्र जाति के लोग होते थे। मैंने बताया था कि जो पहले आदि पुरुष ब्रह्मा के जो चरण थे उनको शूद्र कहा जाता था, लेकिन बाद में ये शूद्र आदमी पर लागू हो गया और जो उसकी एक जाति बन गई। तो कुछ पुराण में ऐसा वर्णन है कि जो स्त्री होती थी उसे और जो शूद्र जाति के लोग होते थे उसे वेद पढ़ने की इजाजत, वेद और पुराण पढ़ने की इजाजत नहीं थी। वो केवल सुन सकते थे। जहाँ कहीं मंदिरों में या जहाँ कहीं कुछ प्रवचन होता था तो वहां पर वो सिर्फ पुराणों को सुन सकते थे, उसे पढ़ने की इजाजत नहीं थी। महत्वपूर्ण बातें हैं। उसके बाद है कुछ पुराणों में जो है स्त्री की स्थिति बहुत ही दयनीय देखी जाती है। कुछ पुराण में स्त्री को भोग की वस्तु कहा जाता था। अर्थात स्त्री को
की मर्यादा का सोच सकते हैं कितना बड़ा हनन है, उसे भोग की वस्तु माना जाता था, अर्थात स्त्री की कोई खास महत्व नहीं दिया जाता था। अब कुछ पुराण हैं जिसमें स्त्रियों को काफी महत्व दिया गया है, जैसे उनमें से एक है शतपथ ब्राह्मण पुराण है, जिसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, अर्थात पुरुष का अस्तित्व तब तक है जब तक उसके साथ स्त्री है, अर्थात पुरुष का अस्तित्व तब तक नहीं माना जा सकता जब तक उसका स्त्री का सह अस्तित्व नहीं हो। इसी में जैसा कि देखते होंगे कुछ हमारे शंकर भगवान और पार्वती का अर्धनारीश्वर का कहीं कहीं हमको मूर्ति मिलता है, चित्र वगैरह मिलता है, जिसमें आधा शरीर शंकर भगवान का है, आधा शरीर पार्वती का है, जिसमें यही शतपथ ब्राह्मण में इसकी वर्णन किया गया है। अर्ध नारीश्वर रूप का अर्धांगिनी अर्थात उसके शरीर का आधा अंग माना गया, अर्धांगिनी अर्थात स्त्री को पुरुष का आधा अंग माना गया है। ये महत्वपूर्ण बातें थी पुराण से संबंधित। अब कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिससे कुछ भारतीय इतिहास की साक्ष्य मिलते हैं, उसके कुछ प्रमाण मिलते हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों आप लोग इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसका नोट्स जरूर बनाएं, हर पार्ट का, पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी आएंगे उसका कॉपी में नोट करते जाएं और नोट्स बनाते जाएं, और उसको बीच बीच में एक बार देखते जाएंगे तो काफी आसानी से याद हो जाएंगे। ऐसे याद करना बहुत टफ है। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ ग्रंथ हैं जिससे इतिहास की जानकारी मिलती है, तो उनमें से है मनु स्मृति जो कि महर्षि मनु के द्वारा लिखा गया है, और इस ग्रंथ में शुंग वंश की जानकारी मिलती है। शुंग वंश था, उसकी जानकारी मिलती है किससे, तो मनु स्मृति से, मनु द्वारा जो रचित है। उसके बाद है अगला जातक जो है बौद्ध धर्म का एक बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है। जैसे हिंदू धर्म का देखें तो पवित्र ग्रंथ माना जाता है गीता, रामायण, महाभारत, उसी प्रकार बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है जातक कहा जाता है, जो जिससे कि बुद्ध के जन्म की और उनके ज्ञान प्राप्ति के इत्यादि के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद आगम जैन साहित्य कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहते हैं, अर्थात आगम है जैन ग्रंथ है, जैन धर्म का ग्रंथ है, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है आगम, जिससे जैन धर्म की उत्पत्ति और उसके विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है आगम से। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI है दोस्तों, कि अर्थशास्त्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है और इससे किसकी जानकारी मिलती है। तो अर्थशास्त्र जो आप लोग सुने होंगे, चाणक्य जिनका कि कई नाम था, चाणक्य था, कौटिल्य था, विष्णुगुप्त था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु थे। हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन आगे चल करके, मगध के उत्कर्ष में जब नंद वंश का पतन होता है तो उसमें नंद वंश के पतन में जो अगला जो राजा बनता है चंद्रगुप्त मौर्य, कैसे चाणक्य की सहायता से बनते हैं, वही चाणक्य की बात कर रहे हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु रहते हैं, और उन्हीं की सहायता से वह राज्य हासिल करता है। तो ये अर्थशास्त्र जो लिखा गया है चाणक्य द्वारा लिखा गया, जिनके कई नाम हैं, चाणक्य हैं, कौटिल्य हैं, विष्णुगुप्त हैं, जिससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वही मौर्य वंश दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उन्हीं मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जिसमें कई महान राजा हुए। अब इसमें कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि अर्थशास्त्र दिखने से लगता है ऐसा कि अर्थशास्त्र में किसका वर्णन होगा, तो रुपये, धन, संपत्ति इत्यादि ने वित्त के मामले में वर्णन होगा, लेकिन नहीं। जो चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र है मुख्य रूप से राजनीति से संबंधित है, अर्थात राजधर्म से संबंधित है। कैसे राजा का क्या धर्म है, राजा के कैसे एक कूटनीति की ये कार्य करनी चाहिए, उस प्रकार के वर्णन है, अर्थात राज से रिलेटेड ये अर्थशास्त्र में वर्णन है, वित्त से संबंधित नहीं। अगला है राजतरंगिणी कलहन के द्वारा लिखा गया है। ये जो राजतरंगिणी है ये कलहन के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है। आगे एक है चचनामा, जो कि अली अहमद के द्वारा लिखा गया है, जो कि अरबों की सिंध विजय, अरब का जब आक्रमण हुआ था तो कैसे अरब जो वासी सिंध पर आक्रमण करके कैसे विजय हासिल किया था, उसके बारे में ये वर्णन है। इसके रचनाकार अली अहमद है। आगे फिर है अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, जो जिसे कि संस्कृत ग्रामर का
लेखक भी कहा जाता है। संस्कृत जो व्याकरण लिखा गया पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, उसी में से एक अष्टाध्यायी है, जिससे कि अष्टाध्यायी जो लिखा गया है इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मौर्य काल की, इससे भी। अगला एक है गार्गी संहिता, जो कि कात्यायन, गार्गी संहिता कात्यायन के द्वारा लिखा गया है और इसमें भारत पर यवन आक्रमण की चर्चा की गई है। कात्यायन जो थी एक महिला विदुषी थी, महिला जो विद्वान होती थी उन्हें विदुषी कहा जाता था, तो वही उन्हीं के द्वारा लिखा गया गार्गी संहिता है, जो कि कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। इसमें किस चीज की चर्चा है? इसमें भारत पर यवन आक्रमण, यवन जो आक्रमणकारी थे उसके बारे में इसमें वर्णन है। फिर आगे एक है महाभाष्य, महाभाष्य जो महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया है और इसमें इस ग्रंथ से शुंग के इतिहास की जानकारी मिलती है। ऐसा नहीं कि पतंजलि में जो है सिर्फ इसके वर्णन है, पतंजलि में एक्चुअली आयुर्वेद का वर्णन है, पतंजलि के द्वारा जो लिखा गया है आयुर्वेद का वर्णन है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे हैं जिससे कि शुंग के इतिहास के साक्ष्य मिलता है। आगे देखते हैं हम विदेशियों का विवरण। भारत में कुछ विदेशी आए जो कि भारतीय इतिहास के बारे में वर्णन किया है, जिससे भारत कुछ हमारे भारतीय इतिहास के साक्ष्य मिलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ यात्री के रूप में आए विदेशी, जिसमें था पहला हेरोडोटस। हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इन्होंने बहुत ही विस्तार रूप से भारत के इतिहास का वर्णन किया, यही कारण इसे भारत के इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, इसमें काफी विस्तार से भारत के इतिहास के घटनाक्रम को वर्णन किया, जिसके कारण इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। तो पहला हेरोडोटस, ठीक है, इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। अगला है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये भी एक यात्री था, जो कि यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर पढ़ेंगे हम लोग आगे। सेल्यूकस निकेटर था, उसका एक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी इंडिका, जो कि इंडिका ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक था इंडिका, जिससे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर अगला है डाइमेकस। डाइमेकस यह सीरियन नरेश अंतियोकस का, सीरिया जो है, सीरिया का नरेश था, राजा था, उसका ये राजदूत था डाइमेकस यह, और यह बिंदुसार के दरबार में आया था। फिर अगला है डायोनिसियस। डायोनिसियस जो था यह फिलाडेल्फस का राजदूत था और यह अशोक के दरबार में आया था। ये एग्जाम में सब, बहुत सारे एग्जाम में सब पूछते हैं दोस्तों, इसलिए सबको नोट करते जाएं। फिर अगला है टोलमी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक पुस्तक लिखा था भारत का भूगोल। टोलमी जो ये यात्री था, इन्हें भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लिनी। प्लिनी इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखा था। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा था प्लिनी। अब कुछ चीनी यात्री जो भारत का भ्रमण किए, उन्होंने अपने वर्णन में कुछ भारत के बारे में लिखा है। उसमें देखते हैं, पहला है फाहियान। फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और भारत के इतिहास का वर्णन किया। उसके बाद है ह्वेनसांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और भारत का भ्रमण किया, और इन्होंने जो भ्रमण किया उन्होंने एक किताब के रूप में बद्ध किया, जो कि सीयूकी नाम से, इनका जो भ्रमण वृत्तांत है वह सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। बहुत बार ये सवाल एग्जाम में पूछ चुका है। ये सीयूकी इसकी रचना है, तो ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत है ह्वेनसांग में। और एक है इत्सिंग, यह भी चीनी ही यात्री है, जो कि नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का काफी विस्तार से वर्णन किया है। वहां की उस समय की स्थिति का वर्णन किया, वहां के प्राध्यापकों की छात्रों के अनुपात जो थे, वहां की जो व्यवस्था थी, वैश्विक स्तर पर जो व्यवस्था थी, उसका सारा विस्तार से वर्णन इन्होंने किया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ अरबी लेखक हुए जिन्होंने भारत के इतिहास का वर्णन किया है। उसमें से पहला है अल-बरूनी। अल-बरूनी यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था, जिसमें आक्रमण किया था, उस समय यह उसके साथ आया था
और उन्होंने 2 महत्वपूर्ण किताब लिखी है जो कि कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, किताबुल हिंद और ये तहकीक ए हिंद। ये 2 किताब लिखा, तहकीक ए हिंद जिसका अर्थ होता है हिंदी में भारत की खोज, ये अरब में लिखा गया था। दूसरा था एक इब्न बतूता, इसने अरबी भाषा में अपनी यात्रा जो वृतांत लिखा था वह रिहला के नाम से जाना जाता था, यानी जो अपनी यात्रा किया था, भ्रमण किया था, जो लिखा था उसको रिहला कहा गया था। अब कुछ ऐसे पुरातत्व साक्ष्य हैं, अर्थात पत्थर पर जो खोदे गए हैं, कुछ प्रमाण मिले हैं, कुछ सिक्के मिले हैं, उसके आधार पर कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है। तो कहता है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया, यानी भारतवर्ष शब्द का जो पहला प्रयोग लिखा हुआ अर्थ मिलता है सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख में से मिलता है। अभिलेख का अर्थ होता है जो पत्थर पर काट कर लिखे जाते हैं, पत्थर पर खोद कर लिखे जाते हैं, उसको अभिलेख कहा जाता है। और अभिलेख का जो अध्ययन है इपिग्राफी कहलाता है, मतलब पत्थर पर जो खोद कर लिखे गए उसको पढ़ना इपिग्राफी कहलाता है। उसके बाद अगला है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। एरन एक अभिलेख था, उस समय उसके शासक भानुगुप्त थे। उस समय जो कुछ सती प्रथा, स्त्रियों के सती होने की जो घटना का वर्णन किया गया है वह एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जब पढ़ेंगे समुद्रगुप्त वंश में, उसमें एक समुद्रगुप्त शासक होता है, उसमें वह बीना बजाता हुआ उसका एक सिक्का जारी किया था, इससे उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है, यानी समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 का कुछ प्राचीन भारतीय इतिहास के बेसिक जानकारी। अब आगे हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे इतिहास के कुछ जो घटना है प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ